वनों के महत्व के कारण इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये ग्रीन गोल्ड। वन हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। वो हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, गोंद, शहद और बहुत सारी औषधियाँ देते हैं। इसी कारण से वृक्षों को हरा सोना ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या मिलता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ये सभी, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी सभी मिलता है। भिंडी की सब्जी अगर आप लोग खा रहे हैं तो ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी कौन सा हो सकता है? कोई पक्षी हाँ ऊंची डाली पे अपना घोंसला बना रहा है, वो पक्षी कौन सा हो सकता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, कौवा है। कौवा अपना घोंसला ऊंची डाली पर बनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सिलेबस में आवास वगैरह है, आवास है। अभी जितना पीछे आपने क्वेश्चन देखा ये सभी भोजन और स्वास्थ्य से रिलेटेड है, आवास हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए, पर्वत, पठार, नदियां, वन, ये सभी हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बचेंद्री पाल, अरुणिमा सिंह, जुंको तोबई, तेनजिंग और हिलेरी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल थी। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। क्लियर है? भारत की प्रथम और पूरे विश्व की दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर एवं इस्कान मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर और इस्कान मंदिर कहाँ पर स्थित है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आगरा, मथुरा, वाराणसी, कानपुर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मथुरा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मथुरा कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। नागफनी सतावर एक प्रकार के पौधे हैं, कैसे? जलीय या स्थलीय या मरुस्थलीय या पर्वतीय? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, ये मरुस्थलीय पौधे हैं। इन पौधों की पत्तियां कैसी होती? कटीली होती हैं। कटीली पत्तियां किसमें पाई जाती हैं? जो पौधे मरुस्थलीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जब कटीली पत्तियां हो जाती हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो जाती है। इसका तना कैसा होता है? चपटा होता है, मांसल होता है। चपटा और जो मांसल तना होता है भोजन बनाने और पानी संचित करने का काम करता है। इसी वजह से ये तना इसका मोटा होता, मांसल होता है। और जड़ें बहुत अंदर गहराई तक गई होती, जिससे कि पानी को खींच सके, एब्जॉर्ब कर सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे मरुस्थलीय पौधों के एडेप्टेशन होते हैं, अनुकूलन होता है। एडेप्टेशन आप सभी जानते हैं, अपने को ढालने के लिए। किसी भी वातावरण में जब जीव या पेड़ पौधे अपने को ढाल लेते हैं, वो एडेप्टेशन होता है। सिंपली कोई भी कहीं पर भी रहने के लिए अपने को ढाल लेता है, वो अनुकूलन कर लेता है, उस जगह के लिए अनुकूलित हो जाता है। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मेला त्योहार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, बिहार। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ओडिशा। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन ओडिशा राज्य के पुरी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला कहां पर लगता है? बटेश्वर पशु मेला। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, आगरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, बटेश्वर का जो पशुओं का मेला है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, बहुत बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट है, मारडेका कप किस खेल से संबंधित है? खेल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मारडेका कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, फुटबॉल से।
और आपको बता देते हैं, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप और मर्डेका कप, ये सभी का संबंध किससे? फुटबॉल से। ध्यान दीजिएगा जितने पॉइंट मैंने बताए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, हुगली। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। ठीक है, ये कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका? म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, नेपाल का। माउंट एवरेस्ट का एक भाग नेपाल का है। एवरेस्ट पर्वत नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पे आप, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पश्चिम बंगाल में। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां विश्व का लगभग कितने प्रतिशत है? 5% है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? चलिए जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप लोग जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी से बहुत ही फास्ट रिप्लाई करिए। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों में, जितने भी आपके रिलेटिव पढ़ने वाले लोग हैं, सभी तक आप लोग इस चैनल को पहुंचाइए। आप ही लोगों के लिए प्रयास हो रहा है, आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। तो ज्ञान को पाते जाइए, ज्ञान को बढ़ाते जाइए, ज्ञान को बांटते चलिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। देखिए, गर्म और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं कांटेनुमा होते हैं, झाड़ी युक्त होते हैं। झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली हो जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है और पौधे लंबे समय तक अपनी नमी बरकरार रख पाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? कोई नदी घाटी है, या अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, या गंगा नदी का दूसरा स्रोत है, या फिर भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट जान लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तीसरे भारतीय अभियान के दौरान 1983-84 के दौरान हुई थी। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ पर तैयार किया जाता है और कहाँ पर प्रिंट किया जाता है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पुणे। पुणे शहर में ये तैयार किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मणि पर्वत कहाँ स्थित है? मणि पर्वत, आपको एक स्टोरी बताएंगे यहाँ पे थोड़ी सी। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? अयोध्या। ऐसा माना जाता है कि संजीवनी बूटी ले जाते समय
भारत के बाणों से जब हनुमान जी घायल होकर के जिस स्थान पर गिरे थे तो उनके द्वारा ले जाया जाने वाला पर्वत, उसका कुछ हिस्सा गिर गया था। उसी से एक पर्वत निर्मित हुआ था जिसे मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? ये पर्वत अयोध्या में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बहुत ही बढ़िया सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है, मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सोनभद्र। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? पहला है सोनभद्र, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है आपका मिर्जापुर, चौथा है पीलीभीत, पांचवा है चित्रकूट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर में से कंफ्यूज नहीं करना, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगी बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए, राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, राष्ट्रगान आपका जन गण मन है। ठीक है, तो दोनों की रचना, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दोनों की रचना अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग, कंफ्यूज नहीं करना आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 12। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है, इसका सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 250। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और यह व्यवस्था कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो किस किस क्षेत्र के होते हैं? कला के, विज्ञान, समाज सेवा आदि फील्ड से इनको लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिला पंचायत का सचिव होता है कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। ग्राम विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिला अधिकारी या तहसीलदार? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है मुख्य विकास अधिकारी। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत क्या काम करती है? जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को करती है, जैसे सड़क हो गया, पुलिया हो गया, इन सभी का निर्माण कार्य कराना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया, कब पास किया गया? विकल्प आप सभी के सामने 1945, 46, 47, 48। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, 1947 को। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। कब? 15 अगस्त 1947 से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है 1992 में रियो डी जेनेरियो में। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था और सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उस सम्मेलन में जोर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? आपको यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? एक क्वेश्चन आपका ग्रीन हाउस गैस से, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, विकल्प में एक ही है, तो भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन है आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी,
पूर्वी हिमालय। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है कौन कौन? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 2012, 14, 2010, 2008। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 को 2 जून 2010 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी। यह न्यायाधिकरण वायु और जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण और वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता, इन सबसे जुड़े सभी पर्यावरणीय मामलों का निपटारा करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका काम क्या है? अभी जो मैंने बताया वही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने पॉइंट हम बताते हैं आप लोग नोट करते चलिए अपने दिमाग में, ज़्यादा टफ लगे तो अपने नोट्स में। एनसीईआरटी की किस पत्रिका द्वारा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, स्कूल साइंस। एनसीईआरटी की स्कूल साइंस पत्रिका द्वारा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विकल्प यहां पे कौन सा सही होगा? अब यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें और स्वयं को उससे जोड़ सकें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका है गोवा, बिहार, केरल, महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, केरल से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत सरकार ने निरक्षरता को दूर करने के लिए शुरू किया और इसकी स्थापना कब हुई? 5 मई 1988 को, 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई और इसका प्रारंभ 1990 में केरल में किया गया और अब इसे उन राज्यों में चलाया जा रहा है जहां साक्षरता की प्रतिशत दर बहुत कम है, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, इस तरीके से यहां पे हो जाते हैं आपके पर्यावरण के पूरे कितने क्वेश्चन कंप्लीट? 31 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब इस 31 क्वेश्चन में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करते रहिए। आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, आपका लाइक हमारे लिए पावर बूस्टर की तरह काम करता है। तो चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? आपको बताना है। विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, प्रत्युपसर्ग। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है दुस उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? आपको बताना है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? चारों विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है चिट्ठी भेजी गई। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आगत शब्द से संबंधित है। आगत शब्द किससे संबंधित है? ये विदेशी है, देशी है, तत्सम है या तद्भव है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है विदेशी शब्द। हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, ध्यान से आप सभी लोग फास्ट रिप्लाई करते रहिए और जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, एक लाइक और एक शेयर आप लोग कर दिया करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फुल कॉन्सेंट्रेशन आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए बिना डाइवर्ट हुए। चलिए क्वेश्चन है, भूखे को अन्न दी और प्यासे को जल वाक्य में किस प्रकार का कारक है? संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है संप्रदान। देने के अर्थ में संप्रदान प्रयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको पुल्लिंग शब्द चुनना है यहां से। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सूची, पत्र, किताब, गंगा, संसद। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सूची पत्र। कर्म कारक के लिए अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने, कर्म, को। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, को है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, रमा विद्यालय से घर जाती है। रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कारक कौन सा है? विद्यालय से अलग हो रही है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अपादान। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलना है तो क्या होगा? भवा, भवानी, भव, सभी गलत। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, भवानी शब्द का पुल्लिंग भव होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? संधि हम पूरा करवा चुके हैं। आप जितनी भी संधि देखेंगे कभी भी, सब कुछ आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पवन शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अयादि संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि। उज्ज्वल की संधि आपको बतानी है। गुण है, व्यंजन है, विसर्ग है, दीर्घ है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद उत्धन ज्वल होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? आपको यहां पे वृद्धि स्वर संधि बनाना है। रजनीश, यतीन्द्र, महोषधि, सुधार्थी। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, महोषध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सदाशय। सदाशय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, महोषध, सदाशय, उज्ज्वल, पवन, ये सभी। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सदाशय। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, सतधन आशय। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नवोढ़ा का संधि विच्छेद आपको बताना है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद। विकल्प आप सभी के सामने। ये भी सारे क्वेश्चन हम संधि से रिलेटेड एक ही टॉपिक में कवर कर चुके हैं। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, नवधन ऊढ़ा। ध्यान दीजिएगा, नवधन ऊढ़ा। इसमें आ और ऊ मिलकर के क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहा है। तो यहां पे कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाजन शब्द में समास क्या है? महाजन शब्द में आपको समास बताना है। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है कर्मधारय समास। महाजन शब्द में कर्मधारय समास है। महान है जो जन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भर पेट में कौन सा समास है? आपको भर पेट में समास बताना है, ये खूब पूछा जाता है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। भर पेट, पेट भरकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें संबंध तत्पुरुष है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है
जैसे राजमाता, राजा की माता, यहां पर भी संबंध तत्पुरुष है। काके की, जहां पे होता है पहचान के लिए हो जाता है राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजमाता, राजा की माता, संबंध बताने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना ये कैसी क्रिया है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकर्मक क्रिया की पहचान करें। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया चुनना है आपको। मुस्कुराना, रोना, हंसना, विकल्प आपका सही हो जाता है यहां पे डी, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है आपको। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, मेघ। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़, ज्वाला। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ज्वाला। नेक्स्ट है वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अंबर, सारंग। विकल्प आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? ए, अंबर है। अंबर इसका सही ऑप्शन है। निंदा का विलोम क्या होगा? विकल्प आप सभी के सामने, निंदा का विलोम, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति होगा। मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर का विलोम, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, कटु होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रस्त का विलोम, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा ए, मुक्त। हिंदी के पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं संस्कृत की पोर्शन की तरफ। संस्कृत सब्जेक्ट कवर करेंगे। और स्टूडेंट जितने भी हमारे अभी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक लाइक और एक शेयर जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं संस्कृत के। दा धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है, क्या होता है? ददातु, दत्तात, देह, दत्तात, ददत या दत्त। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ददातु या दत्तातु। दा धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में ददातु अथवा दत्तात, द्विवचन में क्या प्रयोग होता है? दत्ताम, बहुवचन में ददत, ये रूप प्रयोग होता है। पुतली का संस्कृत में अर्थ क्या होगा? कनिष्ठिका, कनीनिका, दंतपाली, सीमंतम। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कनीनिका। पुतली का संस्कृत में अर्थ कनीनिका है। दंतपाली किसको कहते हैं? मसूड़े को कहते हैं। सीमंतम मांग को कहते हैं। और कनिष्ठिका छोटी उंगली को कहते हैं। विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, इस वाक्य में परितः है संज्ञा, अव्यय, उपसर्ग, द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अव्यय। इस वाक्य में परितः यानी कि चारों ओर अव्यय है, जिसका अर्थ है विद्यालय के चारों ओर क्या है? बगीचा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला भानुदेय का संधि विच्छेद क्या है? भानुदेय का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद आपको चूज करना है। विकल्प आप सभी के सामने ए, बी, सी और डी। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है भानुधन उदया। भानुदेय का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। जब अक यानी कि आ, ई, उ, री के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान क्या हो जाता है? दीर्घ। आ, ई, उ, री ये हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लघुर्मी पूछा जाता है, लघुधन उर्मी। ठीक है, ये खूब पूछा जाता है लघुर्मी। तो इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? लघुधन उर्मी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अत्रयो का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्रयो का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है।
तो विकल्प आप सभी के सामने है, आराम से ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों को 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे। चलिए, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, अत्र धन एव। अत्रयो का सही संधि विच्छेद अत्र धन एव होगा। यदि अ या आ के बाद, आ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अत्रयो, अत्र धन एव, ठीक है। सदैव, सदा धन एव। और क्या पूछा जाता है? एकाएकम पूछा जाता है, एक धन एकम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वनौषधि में संधि है, वनौषधि में कौन सी संधि होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनौषधि में कौन सी संधि होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। विकल्प आप सभी के सामने है, तो ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, वृद्धि संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वन धन औषधि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तथैव का संधि विच्छेद, तथैव का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, तथा धन एव। इसमें कौन सी संधि है? आपको संधि बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप तुरंत बताइए संधि इसमें कौन सी होगी। वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। विकल्प आपको मैंने 4 दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इको यणच, इको यणच किस संधि का सूत्र है? यण, दीर्घ, वृद्धि, गुण। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी की स्क्रीन पे जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। तो ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, यण संधि का। यण संधि का सूत्र इको यणच। इसके अनुसार यदि हस्व या दीर्घ ई, उ, री, री के बाद असमान स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर क्या हो जाता है? य, व, र, ल, ये हो जाता है। उसे कहते हैं हम यण संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पर्यावरणम का संधि विच्छेद होगा। पर्यावरणम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है यहां पे। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पर्यावरणम का सही संधि विच्छेद ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, परिधन आवरणम। परिधन आवरणम पर्यावरणम किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यण संधि होगी जब, यण संधि कब होगी? जब आ और ई मिलते हैं, या फिर ई और ई, आ और ए, ई और अ। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहां पे डी, यण संधि होगी जब ई और आ होगा, ई और आ जुड़ेगा। इको यणच सूत्र के अनुसार अभी मैंने आपको बताया, जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद असमान स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर क्या हो जाता है? या, व, रा, ला, तो उसे यण संधि कहते हैं। जैसे यण संधि में एग्जाम्पल को पूछा जाता है, इत्यादि का संधि विच्छेद, इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति धन आदि, ठीक है। यद्यपि पूछा जाता है, यद्यप, यदि धन अपि, ठीक है। अभ्युदय पूछा जाता है, अभिधन उदय, उदया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्राज्ञा में संधि है, पित्राज्ञा में संधि कौन सी है? विकल्प यण, गुण, दीर्घ, अयादि। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है यण संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन आज्ञा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहां पे देखिए, लृ में संधि होने पर बनता है, लृ में संधि होने पर
एक मिनट, यहाँ पे जुड़ना चाहिए कुछ। री में यहाँ पे देखिए प्लस अकार, री प्लस अकारा में संधि होने पर बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, लकारा बनता है। री प्लस अकारा में संधि होने पर ये लकारा बनेगा। लकारा में कौन सी संधि है? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावका का संधि विच्छेद। आपको पावका का संधि विच्छेद बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क लगा लीजिए। पावका का संधि विच्छेद, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, पौ धन अका। पावका में कौन सी संधि है आपको बताना है, चलिए हम बता देते हैं यहां पे अयादि संधि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा, इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट किए गए वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं और उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपको बताते चलते हैं। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, ने धन अन। नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भवति का संधि विच्छेद क्या होगा? भवति का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा भवति का संधि विच्छेद? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, भो धन अति। भवत में कौन सी संधि है? अयादि, इंपॉर्टेंट। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नायिका का संधि विच्छेद आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे रिपीट किए हुए क्वेश्चन, बहुत रिपीट किए जाते हैं ये सभी। नायिका का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, नय धन अक। नय धन अक, यदि अ के बाद कोई स्वर हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। जैसे गैधन अका, गायिका का भी पूछा जाता है, गैधन अका, गैधन अका क्या हो जाएगा? गायिका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल संधि होती है जब, ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? स्वर के बाद व्यंजन आए, या स्वर के बाद स्वर आए, या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, व्यंजन के बाद व्यंजन आए, यानी कि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन या हल संधि कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सच्चित का संधि उदाहरण। जो सच्चित है किस संधि का उदाहरण है आपको बताना है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, या ए और बी दोनों, या विसर्ग संधि। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, व्यंजन संधि है। सच्चित व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रामश्चलति उदाहरण है किसका? यण संधि का, गुण संधि का, हल संधि का, वृद्धि संधि का। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? रामश्चलति उदाहरण है हल संधि का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वाक्धन ईसा, वाक्धन ईशा में संधि का सूत्र है। इसमें संधि का सूत्र आपको बताना है, वाक्धन ईसा। चलिए जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, झलाम जशवंते। वागीसा विच्छेद भी दिया है और संधि भी है, तो इसका इस संधि का सूत्र क्या होगा? झलाम जशवंते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जगदीशा में संधि है। जगदीशा में संधि पूछी जा रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जगदीशा में संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, व्यंजन संधि है। जगदीशा में व्यंजन संधि। जगदीशा का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगदीशा का संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, तो जगत धन ईशा, ठीक है, ये हो गया जगदीशा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मनोर्था का संधि विच्छेद है। मनोर्था का संधि विच्छेद आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए विकल्प आप सभी के सामने, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिए। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, मनस धन रथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मनस धन रथ ये मनोर्था का सही संधि विच्छेद है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एकोनविंशति, एकोनविंशति को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है 120, 21, 20, 19। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी 19। एकोनविंशति, इसको उनविंशति भी कहते हैं। 19 को एकोनविंशति, उनविंशति या 9, 10, इन सभी को हम हिंदी में 19 कहते हैं। अब 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकविंशति। और 20 को क्या कहते हैं? विंशति। एकोनविंशति, विंशति में एक नहीं है, तो इस तरीके से ये 19 हो गया। उनविंशति और 9, 10, ये सभी को हम 19 कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। अष्टाविंशति शब्द का क्या अर्थ है? 18, 38, 28, 48। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाता है 28, 28। 18 को क्या कहते हैं? अष्टादश कहते हैं। 38 को क्या कहेंगे? 38 को, वेरी गुड, अष्टात्रिंशत कहते हैं, अष्टात्रिंशत कहते हैं। और 48 को अष्टाचत्वारिंशत कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एकोनसप्तति, एकोनसप्तति कौन सी संख्या है? आप सभी जान गए होंगे एकोनसप्तति, वेरी गुड। 79, यहां पे देखिए 79, 71, 70, 69। तो जैसा कि अभी मैंने बताया एकोनसप्तति, सप्तति, 70 में एक नहीं, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी 69। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, 80 की संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? 80 की जो संख्या है उसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए, अशीति। 80 की संख्या को संस्कृत में अशीति कहते हैं। अष्टादश को क्या कहेंगे? 18। अष्टाविंशति को 28 और अष्टाशीति को क्या कहते हैं? 88। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है चतुर्शीति किसे कहते हैं? चतुर्शीति किसे कहते हैं? 24, 84, 48, 480। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी 84। ठीक है, 48 को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 99 का आपको बताना है यहां पे 99। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाते हैं 99, 99। ठीक है, 93 को क्या कहते हैं? 93। अष्टनवति को क्या कहते हैं? 98। और नवति को क्या कहते हैं? 90। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है संस्कृत में 10,000 होगा। अयुतम, युतम, सहस्त्रम, लक्षम। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है अयुतम। संस्कृत में 10,000 को क्या कहते हैं? अयुतम कहते हैं। सहस्त्रम को कहते हैं 1,000, लक्षम को कहते हैं 1,00,000। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? आपको बताना है संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 1। बहुत ही आसान सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें किसी को गलती नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, चलिए वेट कर लेते हैं।
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन। संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, कितने होते हैं? 2, 3, 5 या 1? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी 3। तीनों कौन कौन से पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में स, तौ, ते, यानी कि स से वह, तौ से वे दोनों, ते से वे लोग। और मध्यम पुरुष में इनके रूपों का प्रयोग त्वम, युवाम, यूयम के लिए होता है। तुम, त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, युम मतलब तुम लोगों के साथ होता है। और उत्तम पुरुष में ध्यान से सुनिएगा, इन रूपों का प्रयोग अहम, आवाम, वयम के लिए होता है। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सबके साथ होता है इनका प्रयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वेरी गुड, तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है, सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ, ये सभी आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से, श, ख, स वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? शर, जस, यण, झस। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, शर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड, द, ये होता है। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से? य, र, ल, व। और झस प्रत्याहार के अंतर्गत झ, भ, घ, ढ, ध, ये सब आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? विकल्प आप सभी के सामने, हल, अच, ए और बी दोनों, इनमें से सभी विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। व्यंजन का दूसरा नाम है हल, अभी मैंने आपको बताया इससे पहले के क्वेश्चन में। ठीक है, अच को स्वर कहा जाता है, अच को स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्गों के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें हम व्यंजन या हल कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बिना ही बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 20, 35, 52। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 25। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ध्यान से आपको देखना किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये खूब पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। वेरी गुड, यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इनकी गणना स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य की गई है। किसमें? स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य की गई। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। कैसे स्वर? अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ को अल्पप्राण भी कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न, यहाँ पे देखिए ऊष्म वर्ण के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? ऊष्म वर्ण के अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है स। यहाँ पे देखिए श, ख, स है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। उस वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अंतस्थ वर्ण को और उस वर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संयुक्ताक्षर नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा संयुक्ताक्षर नहीं है। अब यहां पे देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, झ और या, जबकि यहां पे देखिए अब सभी संयुक्ताक्षर हैं। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, इसके साथ साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार होने वाले। ये छत्रे वाला छ किसका? ये का और सा का। ध्यान से देखिए, इसका का प्लस षष्ठी वाला सा। फिर त्रा किससे मिलकर के बना है? ता
प्लस र। अब यहाँ पे और आपको एक चीज बता देते हैं, ज्ञा किससे मिलकर के बना है, जा प्लस या से। अब यहाँ पे श्र किससे मिलकर के बना है, श प्लस रा से। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जितना ये पूछा गया था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हा का उच्चारण स्थान क्या है। हा का उच्चारण स्थान आप सभी को बताना है। विकल्प यहाँ पे कौन सा सही, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, एक कंठ है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, या और श का उच्चारण स्थान क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या और श का उच्चारण स्थान आप सभी को बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कौन सा, तालु, मूर्धा, दंत, दंतोष्ठ में से ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। या यहाँ पे देखिए, या और श का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट है ना, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हा का उच्चारण स्थान, हा का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवंती सुंदरी के लेखक हैं। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है, दंडी, वाणभट्ट, भट्ट नारायण, अंबिका दत्त, व्यास। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है दंडी। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है, दंडी है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, साहित्य दर्पण के रचयिता पूछा जा रहा है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है, आचार्य विश्वनाथ, विद्यार्थी, सागर नदी, सिंह भूपाल। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है आचार्य विश्वनाथ। ठीक है। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ है। इनका अलंकार शास्त्र विषयक साहित्य दर्शन है ग्रंथ बहुत लोकप्रिय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, मार्क कर लीजिए, भरत मुनि, मोहम्मद विश्वनाथ, जगन्नाथ। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है भरत मुनि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या दीर्घ संधि। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सवाल में आपका क्वेश्चन है हिंदी से। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग रिप्लाई जरूर कर पाएंगे, तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे हमेशा की तरह फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार होता है और सभी क्वेश्चन की रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में करनी है। और जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक एनर्जी की तरह काम करता है। और सभी तक शेयर करेंगे, सभी तक चैनल पहुंचेगा, ग्रो करेगा और सभी तक नॉलेज पहुंचेगी। ठीक है, बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।